हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल स्कॉलर। पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और मतलब ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होता है, किस तरह से एब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर या मतलब स्टोमक के थ्रू ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब होगा। तो उसके लिए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये लेक्चर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। और आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स होता है क्या, जब बोला गया फार्माकोकाइनेटिक्स मीन बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग का ऊपर क्या क्या इफेक्ट है, मतलब ड्रग हम लोग खाने के बाद तो बॉडी उसके साथ क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो उसी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली और एक तरह की बोला जाता है जो ADME, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म। ओके, तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन होता क्या है। ओके, एंड एब्जॉर्प्शन होता क्या है, कौन सी ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। ओके, एसिडिक ड्रग बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होगा, बेसिक ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कुछ एसिडिक ड्रग का नाम, कुछ बेसिक ड्रग का एग्जांपल, और एब्जॉर्प्शन का कुछ फैक्टर है, मतलब किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होगा नहीं होगा। तो इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में फुल डिटेल स्टडी करेंगे। और ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेमिस्टर एग्ज़ाम के लिए, एज वेल एज कुछ मिमोनिक्स भी दे दिया गया है जो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टाइम बहुत मतलब मदद होगा। तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो का एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली एब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले हम लोग को एक सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से दिमाग में घुसा लेना है। वो क्या है, व्हेन मीडियम इज सेम ड्रग कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब अगर मतलब मीडियम सेम है, ओके, तो ड्रग इजीली क्रॉस कर जाएगा। मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग तो ऑब्वियसली अच्छे तरह से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर जाए, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग उसका नेचर लिपिडिक नेचर है। और जो हम लोगों का जो मेम्ब्रेन है, मतलब बॉडी का जो मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ होता है, वो बना हुआ था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल से। तो मीडियम सेम हो गया, मैच भी हो गया, तो इसलिए ड्रग इजीली उसको पास कर जाएगा। तो वही बोला गया है जो मीडियम, व्हेन मीडियम इज सेम ड्रग कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन इजीली। ओके, फिर हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ ड्रग्स होते हैं, मतलब ड्रग का नेचर कैसे कैसे होता है। एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल ड्रग और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल ड्रग। लिपिड सॉल्युबल ड्रग को और भी किसी तरह के नाम से जाना जाता है, जैसे नॉन पोलर ड्रग, अनआयोनाइज्ड ड्रग, और वाटर सॉल्युबल ड्रग को पोलर ड्रग भी कहा जाता है और आयोनाइज्ड ड्रग भी बोला जाता है। और एक है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो तीन तरह की जो ड्रग का नेचर है तो कैसे एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो बेसिकली जैसे एक एग्जांपल है एच, तो मान लीजिए ये एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन होने के बाद एक ऐसे फॉर्म होगा H+A- में, तो ए हो गया आयोनाइज्ड, बट इस टाइम इसको बोला जाता है अनआयोनाइज्ड ड्रग। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आएगा होगा। फिर जो बोला गया है लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब जो लिपिड सॉल्युबल जितने तरह की ड्रग है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है, इसीलिए ड्रग इजीली उसको क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो कांट क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन फिर आएगा, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो हम लोग को मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में ही बोला था कि उधर एक प्रोटीन का एक वाटर फील्ड, एक पोर बना रहता है मेम्ब्रेन के अंदर, तो उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है वाटर सॉल्युबल ड्रग का। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। फिर एक बोला गया इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स कितने तरह की होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली दो तरह की होते हैं, एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, सब्सटेंस दैट पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अगर वाटर में डिजोल्व होने के बाद, ओके, पार्शियल मतलब जो आयन में डिसोसिएट होगा वो पार्शियली फॉर्म में होगा, मतलब ज़्यादातर नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो आयन में फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब आयन में वो फुल्ली डिसोसिएट हो गया, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में पार्शियली डिसोसिएट होगा।
वाटर में डिजोल्व होने के बाद। फिर जो इधर पॉइंट है, तो आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन फिर आएगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो फिर कैसे एब्जॉर्ब होगा। तो इधर बोला गया है वीक इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन देयर आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म इन सॉल्यूशन। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद वो क्या करेगा, डिसोसिएट होगा पार्शियली में। तो डिसोसिएट होने के बाद वो कौन सा स्टेट में रहेगा, दोनों का बीच का स्टेट में, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सा आयोनाइज्ड भी हो सकता है, नॉन आयोनाइज्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कौन सा फॉर्म में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। ऑब्वियसली हम लोग इधर भी पढ़े थे, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादातर ड्रग इजीली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में वो एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म का बीच में है। तो इधर बोला गया है आयोनाइज्ड फॉर्म व्हिच इज लिपिड सॉल्युबल। तो आयोनाइज्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट का अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है लिपिड सॉल्युबल है, बट जो आयोनाइज्ड फॉर्म है वो वाटर सॉल्युबल है। तो ऑब्वियसली तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादातर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा। तो इधर वही बोला गया, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जॉर्ब बेटर इन द अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ओके, फिर वही जो सेंटेंस हम लोग पहले बोला था वही इधर बोला गया, व्हेन मीडियम इज सेम ड्रग कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अब भी बोला जाए अगर किसी ड्रग का नेचर एसिडिक हो और किसी ड्रग का नेचर बेसिक हो, तो एसिडिक ड्रग कहाँ पर मतलब एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छा होगा और कहाँ बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इधर बोला गया है एसिडिक ड्रग आर लिपिड सॉल्युबल एंड बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक एनवायरनमेंट लाइक द स्टोमक। तो हम लोगों का बॉडी में अगर देखा जाए, तो आप लोग अगर ये डायग्राम देखेंगे तो इधर देखिए, जो ये है हम लोगों का एसोफेगस और ये है ओरल कैविटी या बाकल कैविटी, ये हो गया स्टोमक। फिर ये है इंटेस्टाइन, इधर से लेके स्टार्ट करके इतना तक हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन और ये रेक्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को आप लोग HAP में पढ़े होंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। स्मॉल इंटेस्टाइन को तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट जो पार्ट है ड्यूडेनम, सेकंड जो पार्ट है जेजुनम, एंड लास्ट जो पार्ट है इलियम। तो इसका हम लोग pH देखेंगे, मतलब कौन सा पार्ट बॉडी का कौन सा पार्ट कितना pH में है और वो पार्ट एसिडिक या बेसिक है। तो हम लोग पहले ही मतलब pH को जानते हैं, pH होता क्या है। तो pH से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो pH का एक रेंज है, जैसे 1 से लेके 14 तक, तो उसमें 1 से लेके 6 तक जो रेंज है उसको बोला जाता है एसिडिक, और जो 7 है उसको न्यूट्रल, और जो 8 से लेके 14 तक वो है बेसिक। तो हम लोग का जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी का pH कितना है, 6.5 से लेके 7.5, मतलब देखा जाए तो ये न्यूट्रल भी है और थोड़ा बहुत एसिडिक भी है। और जो स्टोमक है, स्टोमक ऑब्वियसली क्या होगा, हम लोगों का एसिडिक नेचर का है। तो इसका इधर बोला गया फास्टिंग में स्टोमक का जो pH है 1.5 है, एंड खाना खाने के बाद उस टाइम उसका कंडीशन है 2 से लेके 5 तक pH का रेंज। तो इसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर का है स्टोमक का। और जो ड्यूडेनम का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट का जो फास्टिंग में उसका pH है 6.1, ओके, और जो फीड मतलब खाने के बाद उसका हो जाएगा 5.4। तो इसका pH ये रेंज हो गया। फिर जेजुनम का 5.4 रेंज एंड इलियम का 7.58, मतलब ये बेसिक ही बोला जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मतलब नेचर है वो 5.5 से लेके 7 तक, और जो रेक्टम का है 7 से लेके 8 तक, मतलब बेसिक नेचर का। तो ये हम अब पढ़ लिए। तो इधर देखेंगे जो एसिडिक ड्रग है वो कहाँ से बहुत अच्छा से एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि हम लोग पहले बोला व्हेन मीडियम इज सेम, मतलब मीडियम अगर सेम हो जाए तो ड्रग कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। सो एसिडिक ड्रग ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा, और जो बेसिक ड्रग वो बेसिक मीडियम में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा। तो हम लोग का बॉडी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में स्टोमक का जो मीडियम है वो है एसिडिक मीडियम, और इंटेस्टाइन का जो मीडियम है वो बेसिक मीडियम। तो ये हम लोग अभी डायग्राम में देखे हैं। तो इधर यही बोला गया एसिडिक ड्रग आर लिपिड सॉल्युबल एंड बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक एनवायरनमेंट, मतलब जो ड्रग का जो मीडियम है वो एनवायरनमेंट के साथ मतलब मैच होना चाहिए, तभी एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छा होगा। तो एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्ब कहाँ होगा, स्टोमक में, क्योंकि स्टोमक का जो pH है वो कम है, मतलब 1.5 जैसे कि एसिडिक नेचर का है। फिर जो बोला है कि बेसिक ड्रग आर लिपिड सॉल्युबल एंड बेटर एब्जॉर्ब इन बेसिक एनवायरनमेंट, मतलब इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का जो नेचर है बेसिक, ओके, तो इसलिए बेसिक ड्रग का जो एब्जॉर्ब होगा वो इंटेस्टाइन में बहुत अच्छी तरह से होगा।
तो बट इधर कुछ बोला कि एक्सेप्शनल केस में क्या बोला कि बेसिक ड्रग आयोनाइज्ड मतलब वाटर सॉल्युबल, इधर तो बोला गया था बेसिक ड्रग लिपिड सॉल्युबल। अगर बेसिक ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में है मतलब वाटर सॉल्युबल में है इन द स्टोमक, सो दे आर लेस एब्जॉर्ब्ड देयर। तो बेसिक ड्रग का नेचर तो ऑब्वियसली बेसिक है, लेकिन स्टोमक का जो नेचर है एसिडिक है। सो बेसिक ड्रग का एब्जॉर्ब अगर स्टोमक में हो तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्ब बहुत लेस होगा, मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं होगा। ओके, ये आप लोग को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर जो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग, मतलब कुछ बेसिक ड्रग का या एसिडिक का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे एसिडिक ड्रग का एग्जाम्पल क्या क्या है, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, वारफेरिन एंड पेनिसिलिन। तो आप लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो इसका एक निमोनिक से दिया गया है एसिडिक एस्पिरिन इनिबिट वारपथ। अगर ये आप लोग याद में रखेंगे, जैसे एसिडिक एस्पिरिन इनिबिट वारपथ, तो आप लोगों को ये चारों ड्रग का एसिडिक ड्रग का नाम बहुत अच्छी तरह से याद आ जाएगा और एग्जाम में आप लोग अच्छी तरह से लिख भी सकते हो। जैसे एस्पिरिन का ए से लेके एस्पिरिन, आई का इनिबिट का आई लेके आइबुप्रोफेन, एंड वार का डब्ल्यू लेके वारफेरिन, एंड पाथ का पी लेके पेनिसिलिन। फिर इधर बेसिक ड्रग का कुछ एग्जाम्पल है। जैसे बेसिक ड्रग का निमोनिक्स क्या दिया है, बेसिक मेन ऑलवेज ईट लंच। ओके, तो इसके एम को लेके इधर बोला जाता है मॉर्फिन, ए फॉर एट्रोपिन, ई फॉर एफिड्रिन एंड एल फॉर लिडोकेन। ओके, तो ये तो हो गया आप लोगों का। फिर जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, तो आप लोग ये डायग्राम देख लेना और कि मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पीएच कहाँ पर कितना होता है, ये आप लोग डायग्राम को देख के समझ जाओगे। फिर जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल ड्रग इन इंटेस्टाइन। बोला गया जितने सारे ड्रग है, मैक्सिमम जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बेसिकली इंटेस्टाइन पे होता है। क्यों होता है, उसका क्या कॉज है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने का। तो फर्स्ट जो कॉज है मैक्सिमम एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन का एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए इधर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, मतलब जितने सारे की ड्रग्स है मैक्सिमम ड्रग का एब्जॉर्प्शन इधर ही होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बड़ा है। फिर जो है नेक्स्ट, ड्रग स्टे मोर टाइम इन दैट प्लेस, तो इधर ड्रग स्टे भी कर सकता है बहुत टाइम तक, इसलिए एब्जॉर्ब भी ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए बोला गया मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल ड्रग इन इंटेस्टाइन। ओके, फिर जो नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, जैसे डायरिया डिक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर किसी को डायरिया हो जाए तो सब निकल जाएगा बाहर से, तो इधर ड्रग का स्टे होना इधर कम मतलब कम टाइम के लिए उधर स्टे रहेगा, तो इसीलिए ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। बट कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हो तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ओके, अब कुछ देख लेते हैं फैक्टर, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर का ऊपर डिपेंड करके एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे इधर देखा गया दो पार्ट में डिवाइड किया गया इसको, एक बोला गया द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ड्रग का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज का ऊपर डिपेंड करके भी एक फैक्टर होता है, और एक बायोलॉजिकल फैक्टर। एग्जाम में 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं द फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट जो मतलब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो एब्जॉर्प्शन है उसका फर्स्ट जो पॉइंट है मॉलिक्यूलर साइज। अगर ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज बोला गया इधर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू 1 बाय एब्जॉर्प्शन, मतलब मॉलिक्यूलर साइज जितना छोटा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। ओके, फिर है लिपिड सॉल्युबल ड्रग प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होगा उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा तरह की होगा वाटर सॉल्युबल से लेके। फिर है आयोनाइजेशन, आयोनाइज्ड ड्रग से बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होगा, इसीलिए आयोनाइज्ड ड्रग ग्रेटर देन आयोनाइज्ड ड्रग। ओके, फिर है पीएच, एसिडिक ड्रग मस्ट एब्जॉर्ब इन स्टोमक, ऑब्वियसली पीएच के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि एसिडिक ड्रग बिकॉज द मीडियम सेम तो अच्छी तरह की एब्जॉर्ब भी होगा, तो एसिडिक ड्रग का मतलब मीडियम है एसिडिक और स्टोमक का भी पीएच है एसिडिक, तो इधर अच्छी तरह से होगा। बेसिक ड्रग मस्ट एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन, तो एक लोग हम लोग आगे पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर है फॉर्मुलेशन, तो पैरेंट्रल का फॉर्मुलेशन है डोसेज फॉर्म का, उसका एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छा होगा, किससे, लिक्विड से सॉलिड से, लिक्विड का फिर थोड़ा कम होगा और सॉलिड से थोड़ा बहुत कम होगा। फिर है बायोलॉजिकल फैक्टर, तो बायोलॉजिकल फैक्टर का कुछ क्या क्या पॉइंट है, जैसे एज हो गया, फिर है सरफेस एरिया, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ब्लड फ्लो, जेनेटिक फैक्टर एंड फूड। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट जो है एज, तो बोला गया है एब्जॉर्प्शन कैन डिपेंड ऑन एज फैक्टर।
जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है, इन्फेंट्स, जो इन्फेंट्स है उसका अंदर मतलब अंडर डेवलप्ड एंजाइम है, जो एंजाइम क्या करता है मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। तो इन्फेंट्स का वो तभी मतलब डेवलप्ड अच्छी तरह से नहीं होता, इसीलिए एज का ऊपर डिपेंड करता है। और एक जो है एल्डरली, जो मतलब जो एजेड पर्सन है उसका भी क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरह से होगा, जैसे इंटेस्टाइन हो गया। फिर नेक्स्ट है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा। फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। फिर है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ऑब्वियसली एंजाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, एंजाइम जितना ज़्यादा होगा तो उतना क्या होगा, एब्जॉर्ब अच्छी तरह से होगा। जैसे बोला गया, द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड देयर एक्टिविटी लेवल कैन अफेक्ट हाउ सेल सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन एंड एब्जॉर्ब। मतलब एंजाइम क्या करता है, एब्जॉर्प्शन के लिए पहले ड्रग को ब्रेक करने के लिए काम आता है। तो एंजाइम जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा। फिर है ब्लड फ्लो सर्कुलेशन प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा रहेगा ब्लड में फ्लो सर्कुलेशन में, तो एब्जॉर्प्शन ड्रग का भी बहुत अच्छी तरह से होगा। फिर है जेनेटिक फैक्टर, जैसे बोला गया जेनेटिक कैन डिटरमाइन वेरिएशन इन एंजाइम और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। ओके, जेनेटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट है फूड, इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला कि इफ़ द फूड इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्टोमक, अगर फूड स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है तो देन इट डाइल्यूट ड्रग एंड एब्जॉर्प्शन विल बी डिक्रीज, क्योंकि ड्रग के मतलब डाइल्यूट होने के लिए स्पेस चाहिए। तो अगर स्टोमक में पहले से ही फूड मौजूद है तो ड्रग का डिसोसिएट मतलब डिसइंटीग्रेशन होने में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसीलिए बोला जाता है, कभी कभी देखना डॉक्टर बोलेगा कि खाना खाने के पहले दवाई लेना है, खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेना है, 15 मिनट या 10 मिनट बाद ड्रग को लेना है। और ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।